सो हेलो एवरीवन, मैं हूं शिवम द्विवेदी और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल ज्ञानोदय के गुरुजी। सो मेरे प्यारे बच्चों, ये आपका क्लास 12th का फिजिक्स है, जिसमें आज हम लोग लेक्चर नंबर 9 करने वाले हैं और चैप्टर नंबर 2 को हम लोग यहाँ पर अभी पढ़ रहे हैं। इसका चैप्टर नंबर जो 2 है फिजिक्स क्लास 12th का, उसमें आज हम लोग एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं, जो कि है कि दो आवेशित चालकों को अगर एक साथ जोड़ दिया जाता है तो उस पर उभयनिष्ठ विभव कितना होता है। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि अगर इन चालकों को आपस में जोड़ देते हैं तो इन चालकों में आवेश जो स्थानांतरण होता है उसकी मात्रा कितनी होती है। फिर हम लोग देखेंगे कि भाई अगर दोनों चालकों को आपस में जोड़ा है तो ऊर्जा का क्षय कितना होता है। इसका मतलब ये टॉपिक एग्जाम में 5 नंबर का बार बार पूछा जाता है, इसलिए इस चैप्टर के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर अभी तक आपने पिछले वीडियोस को नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी, जाके आप लोग वहां से देख लीजिएगा। तो चलिए फिर हम लोग इस वीडियो को यहीं पर शुरू करते हैं, क्योंकि गुरुजी है तो संभव है। लाइक का बटन दबा दीजिएगा आप लोग। यहां देखिए क्या लिखा हुआ है कि भाई दो आवेशित चालकों को एक दूसरे से जोड़ने पर आवेश का पुनः वितरण जो होता है वो कितना होता है बच्चों, ये पूछा गया है। तो ये पुनः वितरण है, यहां से हमारा टॉपिक एंड होता है। उसके बाद फिर ये हमारा इसी के अंतर्गत हमारा एक टॉपिक है जो कि है उभयनिष्ठ विभव। मतलब अगर दो आवेशित चालकों को एक दूसरे से जोड़ देते हैं तो आवेशों का पुनः वितरण होता है, और जब आवेशों का पुनः वितरण होता है तो वहां पर उभयनिष्ठ विभव आता है। ये पूरा एक ही टॉपिक है हमारा। तो ध्यान से देखना बच्चों, माना हमारे पास दो चालक हैं और दोनों चालकों की धारिताएं, एक की C1 है दूसरे की C2 है। धारिता तो हमने पिछले चैप्टर में पढ़ ही लिया है बच्चों, मतलब पिछले वीडियो में देख ही लिया है। तो दो चालक A व B हैं जिनकी धारिताएं बच्चों C1 व C2 है। इन चालकों को Q1 व Q2 आवेश देते हैं हम लोग, तो इन पर जो विभव है ना वो V1 और V2 हो जाता है। इसका मतलब ये हमारा पहला चालक है, इसकी धारिता कितनी है, C1 है। इस पर जब हम Q1 विभव इसको देते हैं तो इस पर आवेश V1 हो जाता है। ठीक इसी प्रकार से मेरे पास दूसरा चालक है, अगर हम देखें तो इसकी धारिता C2 है। जब हम लोग इसको Q2 आवेश देते हैं तो इसका विभव V2 हो जाता है। अब बच्चों ये है कि अभी इन दोनों को जोड़ा नहीं गया है, मतलब अभी जो बीच में मैंने तार बनाया है ऐसा कुछ भी नहीं किया गया है, सिर्फ अभी आप इनको धारिताएं इनके C1 व C2 हैं और इनको Q1 व Q2 आवेश देते हैं, जिसकी वजह से V1 और V2 इनके ऊपर विभव उत्पन्न हो जाता है। वही लिखा है, जरा ध्यान से देखना बच्चों। लिखा है कि अतः पहले चालक पर जो आवेश होगा वो C1 और V1 का गुणा अगर हम करेंगे तो निकलेगा। अब आप सोचोगे सर ये कहां से आया। हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि C बराबर Q/V फॉर्मूला होता है, तो मतलब Q बराबर CV आएगा, तो Q1 बराबर C1 V1, और दूसरे चालक पर जो मेरा आवेश होगा वो कितना होगा, Q2 बराबर C2 और V2। अब बच्चों इतना हो गया ना, हम लोगों ने निकाल लिया इतना, अभी इनको जोड़ा नहीं है। अब जरा ध्यान से देखो, इनको हम जोड़ते हैं। हमने क्या किया, इनको मैंने एक पतले तार से जोड़ दिया और ऐसा मानते हुए कि इस तार का जो धारिता है वो कितना है, नगण्य है, मतलब 0 है लगभग। ठीक है, तो हमने देखा दोनों चालकों को एक पतले तार से जोड़ने पर उच्च विभव वाले चालक A से निम्न विभव वाले चालक B में विभव जाने लगता है। एक बात बताओ मुझे, अभी मैं हूं और आप हो, ठीक है, मान लो आपके अंदर अभी गुण कम है, मेरे अंदर गुण ज्यादा हैं। अगर मैं आपसे कनेक्ट में आऊंगा तो मेरे कुछ गुण आपके अंदर जाएंगे और आपके गुण मेरे अंदर जाएंगे, लेकिन चांसेस यहां ज्यादा है कि आप मुझसे ज्यादा सीखोगे, मैं आपसे कम सीखूंगा। मतलब यहां पर क्या हुआ कि जब हम लोग दो हमारे चालक होते हैं और इन चालकों को जब हम लोग आपस में जोड़ देते हैं तो बच्चों एक तार से जोड़ा ना तो इसका विभव इसमें जाने लगता है। इसका मतलब जो उच्च विभव होता है ना वो निम्न की ओर जाने लगता है। ठीक वैसे जैसे कि आपने देखा होगा कि दो आपके पास कोई भी बर्तन है और उसके बाद इनमें पानी भरा हुआ है, ठीक है, इसमें ये लेवल है पानी का और इसमें ये लेवल है पानी का। जैसे ही आपने इसको छेद करके ऐसे जोड़ा, इन दोनों का लेवल पानी का बराबर हो जाएगा। कुछ समझ में आया क्या? हम ज्यादा तेज चल रहे हैं क्या है? थोड़ा धीरे लगा के सुन लेना बच्चों, स्पीड कम कर लेना, ठीक है ना। चलो थोड़ा तेज बोल रहे हैं क्योंकि पिछले वीडियो में थोड़ी आवाज कम आई है, तो शिवम सर इस वीडियो में अपना गला फाड़ने को तैयार है। तो बच्चों क्या किया कि दोनों चालकों को एक पतले तार से जोड़ने पर उच्च विभव वाले चालक A से निम्न विभव वाले चालक B में विभव जाने लगता है।
ये प्रक्रिया तब तक चलेगी जब तक इसका विभव और इसका विभव समान नहीं हो जाता है। अब बच्चों मैंने लिखा है कि यह प्रक्रिया तब तक चलने वाली है जब तक विभव समान नहीं हो जाता है। यदि तार की धारिता नगण्य हो, अच्छा हमने ऐसा मान लिया कि जो हमारी तार की धारिता है वो कैसी है, नगण्य है, मतलब इसमें कोई भी आवेश का संचय नहीं हो रहा है। समझ में आई बात, इसमें कोई भी आवेश का संचय नहीं हो रहा है, इसकी धारिता कितनी है, नगण्य है। तो बच्चों हम देखते हैं कि तो इनकी कुल धारिता होती है वो C1 और C2 होती है, मतलब इसकी धारिता और इसकी धारिता दोनों की धारिता आपस में जुड़ जाएगी। समझ में आया। तो हमने ये निकाल लिया कि इसकी कुल धारिता है। अब बच्चों अगर हम लोगों को ये निकालना पड़े कि कितना विभव होगा इसके और इसके ऊपर, मतलब कॉमन विभव निकालना पड़े, तो क्या करोगे, दोनों धारिताओं को आपस में जोड़ ही दिया है। हम फॉर्मूला एक जानते ही हैं कि भाई V बराबर बच्चों हमने देखा था अभी Q बराबर CV है ना। तो अगर V बराबर निकालेंगे तो Q बटे क्या आएगा, C आएगा। तो ये मैंने क्या लिखा कि भाई ये देखो अभी भी देखा मैंने फॉर्मूला कि Q बराबर CV है ना। तो हम अगर यहाँ से V का वैल्यू निकालते हैं तो हमारे पास Q अपॉन क्या आएगा बच्चों, C आएगा। इसका ये मतलब है कि मैं लिख सकता हूँ कि उभयनिष्ठ विभव जो होगा ना वो क्या होगा, उभयनिष्ठ विभव क्या होगा, जो बच्चों उभयनिष्ठ विभव होगा इस फॉर्मूले से लिखते हैं कि मतलब कुल आवेश है ना, कुल आवेश। अब मुझे बताना पहले को कितना आवेश आप दे रहे हो Q1 V1, दूसरे को कितना दे रहे हो Q2 और सॉरी पहले को Q1 दूसरे को Q2, तो कुल आवेश Q1 प्लस Q2, कुल आवेश के साथ साथ उनकी कुल धारिता। तो बच्चों कुल आवेश कितना है, कुल आवेश कितना है, कुल आवेश है आपका Q1 प्लस Q2 और कुल धारिता कितनी है C1 प्लस C2। यह आपका क्या आया है बच्चों, यह आपका उभयनिष्ठ विभव आया है बच्चों। समझ में आया कि नहीं, यह आपका क्या आ गया बच्चों, यह आपका उभयनिष्ठ विभव आया है। अब मान लो कि जब आपने इनको जोड़ दिया है तो पहला जो हमारा चालक है उसके ऊपर जो आवेश है अब जो बचेगा वो हमने माना कि पहले चालक के ऊपर आवेश Q1 डैश हो जाता है और दूसरे चालक के ऊपर जो आवेश है वो Q2 डैश हो जाता है बच्चों। ये हमने मान लिया कि इसके ऊपर Q1 डैश हो गया और इसके पास Q2 डैश हो गया। अब एक बात बताओ, क्या इनकी धारिताएं भी बदलेंगी क्या, नहीं, क्योंकि वो तो कांस्टेंट होती हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये Q1 V1 और Q1 डैश Q2 डैश, लेकिन इनका विभव समान हो चुका है। इसका मतलब इसका विभव भी V होगा और इसका विभव भी V होगा। V1 V2 जो लिखेगा वो सबसे बड़ा, सोच लो क्या है, ठीक है, समझ गए। तो ये क्लियर हुआ ना इतना कि कैसे हम लोगों ने निकाल लिया कि कितना आवेश होगा, कितनी धारिता होगी, है ना, उभयनिष्ठ विभव क्या है, सब मैंने निकाल लिया है। ठीक है, थोड़ा साफ करने में समय लगेगा, तब तक बातें कर लो यार, इंटरवल ले लो अभी। ठीक है, एक बात बताना मुझे, पिछला वीडियो देखा आप लोगों को मज़ा आया कि नहीं, थोड़ी आवाज़ कम थी है ना, ईयरफोन लगा के सुनोगे दिल से, तो जब दिल से सुनने की क्षमता हो तो आवाज़ कहीं से भी निकल सकती है। बस इतना ध्यान में रखते हो, पिछला वीडियो देख लेना थोड़ा सा। इतना क्लियर हुआ ना। अब हमने ये निकाल लिया है, हम ये मानेंगे कि आवेश जो इधर से उधर गया है, मतलब जो पुनः वितरण हुआ है, उसके कारण जो इसका आवेश Q1 डैश और इसका आवेश Q2 डैश हो जाता है, ये हम लिख लेंगे, और इनका विभव समान हो जाता है। तो लिखते हैं फिर हम लोग जल्दी से। हमने लिखा कि यदि तार से जोड़ने के बाद, यदि तार से जोड़ने के बाद चालक A का आवेश, चालक A का आवेश बच्चों Q1 डैश व चालक B का आवेश, चालक जो हमारा B है, चालक B का आवेश Q2 डैश हो जाता है और दोनों चालकों का विभव चली जवानी में तुम्हारा भी कत्ल कर देंगे हम यहीं पे। तो हमने क्या लिखा कि और दोनों चालकों का विभव, ये V1 और दोनों चालकों का विभव V हो जाता है। ये हमने निकाल लिया है कि भाई पहले चालक पर
आवेश Q1 डैश, दूसरे पर Q2 डैश, विभव V, और इस पर भी क्या होगा बच्चों, V हो गया। तो अगर हम ये निकालें कि चालक A पर आवेश क्या होगा, तो चालक A पर जो आवेश होगा वो Q1 डैश बराबर बच्चों C1 और V होगा। उसके बाद इसी तरीके से चालक B पर जो आवेश होगा वो क्या होगा, वो Q2 डैश, और उसके बाद फिर क्या होगा C, ये लिखा हुआ है ना बच्चों C2, और उसके बाद V होगा। समझ में आया कि नहीं? अब अगर मैं ध्यान से देखूं, मैं ये निकालूं कि Q1 डैश और Q2 डैश का अनुपात कितना है, तो क्या निकलेगा। ठीक है, हम लोग ये निकालेंगे, तो हम लोग लिखेंगे अतः Q1 डैश Q2 डैश बराबर Q1 डैश और Q2 डैश बराबर, बच्चों ध्यान से देखना अभी, Q1 डैश और Q2 डैश बराबर C1V और C2V। अब V से V तो कट जाएगा, ये हमारे पास आएगा Q1 और Q2 डैश, है ना, और उसके बाद C1 बटे C2। यहाँ से क्या पता चलता है, यहाँ से ये पता चलता है कि अगर हम चालक तारों को आपस में जोड़ देंगे तो उनमें उपस्थित, पुनः वितरण के बाद उनमें उपस्थित आवेश का अनुपात उनकी धारिताओं के अनुपात के समान होगा। कुछ समझ में आई? बस इसी लाइन को अपने शब्दों में लिखना है। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे, ठीक है, हम इसको मिटाते नहीं है, इसको बना रहते हैं क्योंकि अभी काम आएगा हमारे पास। तो हम लोग लिखेंगे कि अतः दोनों चालकों में आवेश का पुनः वितरण होने के बाद पर उसमें उपस्थित आवेश का अनुपात, आवेशों लिखना बेटा, उनमें उपस्थित आवेशों का अनुपात धारिताओं के अनुपात के समान होता है। समझ में आया बेटा? उनमें उपस्थित धारिताओं के अनुपात के समान होता है। ये यहां से हमको क्या मिला है बच्चों? यहां से हमको मिला है कि अर्थात दो आवेशित चालकों को किसी चालक तार से जोड़ने पर, ऐसा आप लिख सकते हो, जोड़ने पर पुनः वितरित या पुनः वितरण होने पर उनमें उपस्थित आवेशों का अनुपात धारिताओं के अनुपात के समान होता है। ये तो कहानी तब की थी जब हमने उभयनिष्ठ विभव निकाला है। अब हम देखेंगे कि भाई जब हम इनको जोड़ देते हैं तो आवेश जो स्थानांतरित हो रहा है उसका मात्रा कितना होगा, कितना मान होगा। कल के वीडियो में हमने देखा एक मक्खी इधर से उड़ते हुए आई, हमारी पीठ पे बैठी, पहले हमें डिस्टर्ब किया, फिर कैमरे के लेंस पे जाके बैठ गई। ठीक है, तो मक्खी महारानी आपसे निवेदन है कि हमको डिस्टर्ब ना करो। है ये कुछ 4-5 मक्खियां हैं जो अभी रूम में आ गई हैं, इधर उधर जैसे वीडियो में बनाने आता हूँ रोज परेशान करती है मेरे को, और मेरा रूम साफ है, सब कुछ है, पता नहीं कहाँ से आ जाती है। अभी अभी मैंने धूप बत्ती जलाने के बाद इनको भगाने की कोशिश की पर भगी नहीं। कोई ऐसी दवा हो तो बताओ यार आप लोग ना कमेंट सेक्शन में कि सर जी मक्खी भगाने की दवा है। चलो अभी ना हम लोग करेंगे कि उष्मा स्थानांतरण की मात्रा कितनी होगी, लेकिन उससे पहले स्क्रीनशॉट बनता है। तो अब समझते हैं कि भाई उस आवेश स्थानांतरण की मात्रा कितनी होगी। आवेश स्थानांतरण की मात्रा, हाँ बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। आवेश स्थानांतरण की मात्रा मतलब पहले जो जितना आवेश था बाद में जब तार लगा के जोड़ दिया है तो कितना आवेश अलग दूसरे चालक में चला गया है, कितना स्थानांतरित हुआ, यह ज्ञात करना है। तो बच्चों इसके लिए कुछ लिखना पड़ेगा, मैं पहले बोल देता हूं, आप लिख लो। माना चालक ए पर आवेश, माना तार को जोड़ने से पहले या चालकों को जोड़ने से पहले चालक ए पर आवेश Q1 था, चालकों को जोड़ने के बाद चालक ए पर आवेश Q1 डैश हो जाता है। अतः चालकों को जोड़ने के बाद उस आवेश स्थानांतरण की मात्रा पहले कितनी थी बच्चों?
आवेश स्थानांतरण की मात्रा Q1 माइनस Q1 डैश होगी। अभी देखो कैसे बच्चों, मान लो कि ये हमारे पास Q1 आवेश इसके ऊपर था पहले, अब मैंने इनको जोड़ दिया है तो इसके ऊपर आवेश कितना आ गया है, Q1 डैश आ गया है। इसका मतलब Q1 में अगर हम Q1 डैश को माइनस कर देंगे तो हमें ये पता चलेगा कि कितना स्थानांतरित हो गया है, ये पता चलेगा। तो हम लोग लिखेंगे कि आवेश स्थानांतरण, आवेश स्थानांतरण की मात्रा कैसे निकालोगे बच्चों, Q1 में माइनस करोगे Q1 डैश, ये माइनस करोगे। Q1 की वैल्यू कैसे निकालोगे बच्चों, हम ये अच्छे से जानते हैं कि जो हमारा Q1 है वो C1 V1 होगा और जो Q1 डैश है वो C1 और V होगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं होगा, V2 मत करना, क्योंकि हमने ये देखा था कि Q1 मतलब जोड़ने से पहले विभव V1 था, जोड़ने के बाद विभव V हो जाता है। ठीक, तो अब इसको जरा ध्यान से देखना, इसमें कुछ कॉमन है, मैं यहाँ से कर रहा हूँ ताकि मेरे पास जगह बच जाए। C1 कॉमन है, हमारे पास अंदर बचेगा V1 माइनस V, ये बचेगा। हम जानते हैं C, अब ये V क्या है, ये तो उभयनिष्ठ विभव है ना, कॉमन पोटेंशियल। तो ये हमने लिखा कि V1 और V का वैल्यू पुट कर दिया कि जो कि होता है Q1 प्लस Q2, अभी के आज ही के वीडियो में मैंने निकाला था, और C1 प्लस C2। लेकिन हम चाहते हैं कि इस Q1 और Q2 को भी हटा दें, तो इसके लिए हम जानते हैं एक फॉर्मूला कि भाई C1 और फिर उसके बाद V1 माइनस Q1 को हम जानते हैं C1 V1 और Q2 को जानते हैं C2 और V2, और उसके बाद नीचे हो गया C1 प्लस C2। एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम के साथ इसका मल्टीप्लिकेशन के साथ हम लोग काम करेंगे, सबकी को पता है। तो इसका इसके साथ गुणा होगा, तो हमने लिखा C1 और ब्रैकेट, अभी देखो V1 का इसके साथ मल्टीप्लिकेशन होगा तो C1 V1, फिर उसके बाद इसका इसके साथ होगा तो प्लस लगेगा, और फिर होगा C2 V1, देखो C2 V1, फिर माइनस है, और माइनस के साथ जब ये दोनों खुलेंगे तो ये माइनस हो जाएगा। इसका मतलब माइनस C1 V1 माइनस C2 V2 माइनस C1 V1, और उसके बाद नहीं समझ में आ रहा तो देखो बच्चों फिर से बताते हैं, इतना हो गया, इसको इसके साथ गुणा किया तो यहाँ पे प्लस आया, देखो यहाँ पे प्लस है, ये भी प्लस है। अब आपने क्या किया कि इसको C1 और V1 है, ब्रैकेट लगा होगा क्योंकि हम जानते हैं हमारे पास माइनस है, तो ये खुलेगा तो माइनस C1 V1 और माइनस C2 V2 ये दोनों आएंगे। ठीक है, इतना समझ में आया, दोनों हमारे माइनस में आएंगे। अब बचेगा क्या, माइनस C2 और V2। ठीक, और अपॉन में क्या होगा, अपॉन में होगा C1 प्लस C2। देखो ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, लेकिन ये नहीं होगा क्योंकि यहाँ V1 और यहाँ V2 है, तो लेकिन कुछ ना कुछ तो कॉमन है, C2 कॉमन है, तो C1 और C2 हो जाएगा, फिर ब्रैकेट में V1 प्लस V1 माइनस V2 हो जाएगा, और अपॉन में बचेगा C1 प्लस C2। यही मेरा क्या हो जाएगा, आवेश स्थानांतरण की मात्रा हो जाएगी। ठीक है, क्लियर हुआ कि कैसे निकालोगे, ये हमने निकाल दिया है आवेश स्थानांतरण की मात्रा। ठीक है, इतना समझ में आया, अच्छे से आया होगा। अब हम निकालेंगे कि उस ऊर्जा का क्षय, है ना, ये हम लोग निकालेंगे कि भाई कितनी ऊर्जा का क्षय होता है। देखो मैं आपके सामने कर रहा हूं, इसलिए बहुत अच्छे से देखना बेटा। अब हम लोग निकालेंगे चालकों को जोड़ने पर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, चालकों को जोड़ने पर ऊर्जा का क्षय, मतलब कितनी ऊर्जा हमारी वेस्ट हो जाती है, कितनी ऊर्जा क्षय हो जाती है, ये निकालना है। और क्षय ही क्यों होती है, जुड़ती काहे नहीं है, ये भी रीजन बताना है वहां पे। तो सबसे पहले लिखोगे, जब विभव चालक A से B की ओर बहता है तो इस प्रक्रिया में कुछ कार्य करना पड़ता है, बस इतना लिखना है। जब विभव चालक A से B की ओर बहता है, क्योंकि विभव ना हमने देखा है कि आवेश का स्थानांतरण होता है तो कुछ कार्य करना पड़ता है जिसको विभव बोलते हैं। तो जब विभव चालक A से B की ओर बहता है तो कुछ कार्य करना पड़ता है, जिस कारण स्थितिज ऊर्जा कम हो जाती है, क्योंकि कोई भी चीज़ अगर काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है तो इसका मतलब क्या है, पोटेंशियल एनर्जी फिर आपकी कम हो रही है। दोनों का सम जो है वो सेम रहता है, ये चीज़ आपने पढ़ी होगी 9th क्लास में। तो ये आपने लाइन लिख लिया कि जब चालक
चालक ए व बी को जोड़ा जाता है तो चालक ए से विभव बी की ओर बहता है, तो कुछ कार्य करना पड़ता है जिस कारण स्थितिज ऊर्जा में कमी आती है, मतलब स्थितिज ऊर्जा उसकी कम होती है। अभी कैसे, देखो बच्चों, हम लोग लिखेंगे कि अतः चालकों को जोड़ने से पहले, बहुत आसान है बेटा ये, बस थोड़ा ध्यान देना है, जोड़ने से पहले ऊर्जा, कौन सी ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा लिख लेना। जोड़ने से पहले ऊर्जा U बराबर, हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं, जोड़ने से पहले कितनी ऊर्जा थी, इसकी ऊर्जा इसकी ऊर्जा, दोनों ऊर्जाओं को आपस में जोड़ लेंगे। इसका मतलब इसकी ऊर्जा और प्लस इसकी ऊर्जा दोनों को जोड़ देंगे, तो UA की ऊर्जा क्या होगी, हाफ CV, तो C1V1 स्क्वायर, ये फॉर्मूला आपने पढ़ा था कि हाफ CV स्क्वायर ऊर्जा का फॉर्मूला। इस पे आ जाओ, हाफ और C2 और उसके बाद V2 का स्क्वायर, ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, U का वैल्यू हो जाएगा, ये हमारा समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। ठीक, अब हम चालकों को जोड़ दिए हैं, चालकों को बहुत आसान लैंग्वेज में हम आपको पढ़ा रहे हैं बेटा। चालकों को जोड़ने के बाद स्थितिज ऊर्जा, ये हमने मान लिया कि U डैश, इस बार क्या होगा, फिर से UA और प्लस UB। अब UA की वैल्यू देखना, अब इसको मिटा दूं मैं, इसका कोई काम नहीं रह गया। UA की वैल्यू कितनी है, UA की वैल्यू हाफ CV स्क्वायर फॉर्मूला होता है, लेकिन पहले चालक की धारिता C1 है, V जो होता है वो अभी V1 बदल के V हो गया है ना, फिर उसके बाद 1/2, फिर C2 हो गया, और फिर से इसका V बदल के V2 हो गया, सॉरी V2 बदल के V हो गया, ये हमारा U डैश हो गया। ठीक, और ये हमारा समीकरण नंबर 2 हो गया। अब ऊर्जा का 6, अतः ऊर्जा 6 है ना, ये हम लोग निकालेंगे। आप अतः ऊर्जा 6, देखो बच्चों, ऊर्जा 6 मतलब U की वैल्यू में U डैश माइनस करेंगे, हमने थोड़ा साफ कर दिया ताकि मैं ज़्यादा जगह का यूज़ कर पाऊँ। तो ऊर्जा 6 निकालते हैं बच्चों। U का वैल्यू क्या था, हाफ, आपने स्क्रीनशॉट लिया होगा, C1V1 स्क्वायर, इसका वैल्यू क्या था, हाफ C2V2 स्क्वायर, ये तो हमारा किसका वैल्यू था, U का वैल्यू था, इसको एक ब्रैकेट में बंद करेंगे, फिर माइनस था, और इसका वैल्यू देखो, हाफ C1 और V स्क्वायर प्लस हाफ C1 और V, सॉरी C2 और V स्क्वायर। ठीक, समझ में आया? ध्यान से देखो बेटा, अगर मैं इसको ध्यान से देखूँ तो इसमें V स्क्वायर हमारा कॉमन है और हाफ भी कॉमन है, तो हाफ इससे कॉमन, हाफ इससे कॉमन, पूरा का पूरा हाफ हमने कॉमन ले लिया बाहर। मेरे पास यहाँ बचेगा C1 और V1 स्क्वायर प्लस C2 और V2 स्क्वायर। ध्यान से देखना, नहीं गलती कर दोगे। ठीक, ये हो गया हमारे पास एक, और इसमें से अगर हम ध्यान से देखें, हाफ तो निकाल ही चुके हैं, C1 बचेगा और C2 बचेगा, तो हमने माइनस लगाया, लिखा C1 और C2, और उसके बाद V स्क्वायर लिख दिया और ब्रैकेट क्लोज हो गया। यहाँ तक समझ में आया? हमने क्या किया, C1 C2 और उसके बाद V लिखा है। ध्यान से देखना, गलती ना होनी चाहिए। अब हमने लिखा इसको हाफ ब्रैकेट C1 और V1 स्क्वायर प्लस C2 और V2 स्क्वायर, और माइनस लिखा C1 और C2, ठीक, एक ब्रैकेट में। अब इस V की वैल्यू को देखो, हम यहाँ लिख देते हैं बच्चों, एक फॉर्मूला देखा था V बराबर Q1 प्लस Q2, उभयनिष्ठ विभव की बात कर रहा हूँ, और C1 प्लस C2, लेकिन हम Q1 की वैल्यू जानते हैं C1 प्लस C1 V1 और प्लस C2 V2, ये Q1 और Q2 की वैल्यू को पुट कर दिया, और C1 प्लस C2, ये V की वैल्यू को उठा के हम लाएंगे और यहाँ रखेंगे। समझ में आई बात? ये यहाँ रखेंगे, तो चलो यहाँ रखते हैं। तो हमने इसको यहाँ रखा, तो हमारे पास होगा C1 V1 प्लस C2 V2 और अपॉन में C1 प्लस C2 और स्क्वायर भी रहेगा। तो उम्मीद है इतना तो समझ में आया ही होगा। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग, देखो ये C1 C2 है, ये भी C1 C2 है, बट इसके ऊपर स्क्वायर लगा है, तो ये इससे एक बार में कैंसिल हो जाएगा, लेकिन फिर भी नीचे एक बार रह जाएगा।
तो हम एक काम करते हैं, दिखाई दे रहा है, तो हम क्या करते हैं 1/2 लिखते हैं, ब्रैकेट लगाते हैं, C1 V1 स्क्वायर प्लस C2 V2 स्क्वायर, ठीक, एक ब्रैकेट में, और माइनस ये इससे एक बार में कट जाएगा, एक बार अभी नीचे रह जाएगा, तो C1 V1 और प्लस C2 V2 और अपॉन में एक बार अभी रह जाएगा C1 प्लस C2, लेकिन अभी इसके ऊपर स्क्वायर तब भी रह जाएगा, ठीक, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। देखो ये थोड़ा सा घुमाव है, अभी टफ होगा, ये मैं बार बार बोल रहा हूँ, स्क्रीनशॉट लो पहले जल्दी से। ठीक, हमने क्या किया, हाफ लिखा और इसको C1 C2 से मल्टीप्लाई किया, तो ब्रैकेट लिया और फिर उसके बाद हमने C1 प्लस C2 लिखा, अभी सब कट जाएगा बेटा, और फिर ये हो जाएगा हमारे पास C1 V1 स्क्वायर प्लस C2 V2 स्क्वायर, ठीक, और नीचे जो एलसीएम में आया है उसको मैं यहाँ लिख लेता हूँ 1/2 C1 प्लस C2, ठीक, एलसीएम में जो नीचे आएगा बाकी इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया है, फिर माइनस ये मेरे पास होगा, ब्रैकेट खोल देते हैं, C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर, तो ब्रैकेट खोलते हैं, तो C1 स्क्वायर, ब्रैकेट नहीं खोलते, मतलब इस a प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला लगाते हैं, C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर और V2 स्क्वायर प्लस 2 के बाद C1 V1 C2 V2, तो C1 C2 V1 V2 ये हमने कर दिया यहाँ पे, ठीक, इतना हो गया। अभी इसके बाद ये ब्रैकेट क्लोज और ये ब्रैकेट क्लोज, कोई समस्या यहाँ तक किसी भी बालक को? अभी 1/2 C1 प्लस C2 हो जाएगा। अब ध्यान से देखो, इसको इसके साथ गुणा करेंगे, तो C1, नहीं तो एग्जाम में बेटा कर नहीं पाओगे, अगर इतना अगर आप लोग इसको अभी छोड़ के जाओगे तो कर नहीं पाओगे, फिर इसको इसके साथ गुणा करो, तो C1 C2 और V2 स्क्वायर, C1 C2 V2 स्क्वायर। अब C2 का इसके साथ करो, C2 के साथ करोगे तो C1 C2 V1 स्क्वायर, ठीक, अब C2 का इसके साथ करो, C2 V2 स्क्वायर। अब माइनस के साथ ब्रैकेट खोलो, माइनस के साथ ब्रैकेट खोलोगे तो एक चीज़ का गलती हुआ है क्या, हाँ, यहाँ 1 नहीं लगाया मैंने, 2 नहीं लगाया था, ठीक, देखो अभी ब्रैकेट खोलेंगे तो माइनस C1 स्क्वायर और V1 स्क्वायर माइनस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर माइनस 2 C1 C2 V1 V2। ये तो शुक्र मनाओ कि बोर्ड इतना बड़ा है, देखो कुछ कट रहा है, C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर, C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर, C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर और C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर, ये कट गया, बस खत्म, अब कुछ बचा नहीं। प्रैक्टिस नहीं करोगे तो एग्जाम में बहुत पछताओगे, फिर 1/2 फिर C1 और C2, नहीं तो करते ही रहोगे, आएगा ही नहीं, ठीक। ये C1 C2 V2 स्क्वायर, तो पहले इसको लिखते हैं, पहले लिखा C1, बस एक लाइन का बचा हुआ है, V1 स्क्वायर प्लस C1 C2 V2 स्क्वायर प्लस नहीं माइनस 2 C1 C2 V1 V2 ब्रैकेट क्लोज। सबसे कुछ कॉमन है, देखो C1 C2 कॉमन है, 2 C1 प्लस C2 और बचेगा आपके पास V1, देखो यहाँ बचेगा V1 स्क्वायर V2 स्क्वायर माइनस 2 V1 V2, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB फार्मूला बनेगा, इसका मतलब V माइनस V2 का स्क्वायर बनेगा, ये बनेगा, समझ में आया, कॉमन ले लिया C1 C2। लास्ट में बचेगा 1/2 C1 C2 C1 प्लस C2 और V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर, ये समझ में आया। एक बात बताओ, ये कैसा नंबर आया है, ये पूर्ण वर्ग है ना, इसका मतलब V का कुछ भी वैल्यू हो, V2 का भी कुछ भी वैल्यू हो, अगर V बड़ा है और V2 छोटा है तो वैल्यू तो कम ही आएगा, फिर मतलब इसका आंसर कम आएगा। लेकिन अगर V1 भी छोटा हो गया, V2 बड़ा हो गया, तब भी ये माइनस में आएगा, लेकिन वो स्क्वायर उसको प्लस में कर देगा। इसका मतलब यहाँ से जो हमेशा आंसर आएगा वो कैसा आएगा, धनात्मक आएगा। तो हम लोग लिखेंगे कि चूंकि
C1 व C2 दोनों कैसे माईलाल? धनात्मक है, दोनों धनात्मक है और V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर पूर्ण वर्ग है, पूर्ण वर्ग संख्या है। अतः ऊर्जा का जो क्षय होगा वो कैसा होगा? धनात्मक होगा। अतः ऊर्जा का क्षय कैसा होगा माईलाल? धनात्मक। की बहुत परेशान कर रहा है मेरे को। ऊर्जा का क्षय धनात्मक होगा। स्पष्ट है कि चालकों को जोड़ने पर बेटा, स्पष्ट है कि चालकों को जोड़ने पर सदैव ऊर्जा का क्षय होता है। क्योंकि कुछ भी होगा ना, अगर V2 का वैल्यू अभी हमने ज़्यादा लिया था, जब मैंने देखा था कि V1 ज़्यादा है V2 कम है, तो ऐसा मान के चले थे। अगर इसको भी ज़्यादा लोगे, उधर B से A में आएगा विभव, तब भी आंसर हमेशा, मतलब ऊर्जा का क्षय हमेशा होगा ही होगा। तो उम्मीद है इतना तो समझ में आया होगा। आज मैंने क्या क्या पढ़ा, मैंने देखा कि कैसे हम लोग उभयनिष्ठ विभव निकालते हैं, हमने देखा कि आवेश का स्थानांतरण कैसे निकालते हैं, क्या होता है आवेश का स्थानांतरण, फिर देखा हमने चालकों को जोड़ने पर ऊर्जा का क्षय कैसे होता है। तो इतनी सारी चीज़ें हम लोगों ने इस वीडियो में देखी है। अब सभी से रिक्वेस्ट है कि आपने अगर पिछले वीडियो को नहीं देखा है तो ज़रूर देख लीजिएगा, कि आपका फ्यूचर मेरे इस YouTube चैनल से ज़्यादा बेहतर होने वाला है। ठीक है, तो इसलिए लाइक कीजिए या ना कीजिए वो आपकी मर्जी है, लेकिन आप अच्छे से पढ़ाई कीजिए। वीडियो पढ़े हुए हैं रिकॉर्डेड, आप उनको ज़रूर देखिए। ठीक है, चलो सो बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।